साथियों नमस्कार। आज शुक्रवार है, सितंबर माह की 12 तारीख और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका डेली करंट अफेयर का छोटा कैप्सूल। दोस्तों हर सुबह 6 बजे आपको ये छोटा कैप्सूल मिलता है। 10, 12, 15 मिनट के अंदर दोस्तों हम संपूर्ण नेशनल करंट अफेयर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन होते हैं, उनकी सहायता से हम करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शुरू कीजिए आज की क्लास। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले जो हमने कल पढ़ा था उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कल हमने क्या पढ़ा। दोस्तों कल हमने पढ़ा कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब इन दोनों राज्यों को केंद्र सरकार ने आर्थिक मदद की है। हिमाचल प्रदेश को 1500 करोड़ रुपए जबकि पंजाब को 1600 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद केंद्र सरकार ने की है। इसका कारण दोस्तों दोनों राज्यों के अंदर हमें पता है बाढ़ के हालात बने हुए हैं। दोनों राज्यों की हालत है वो नाजुक है, तो इसमें दोस्तों केंद्र सरकार ने इनके लिए एक बहुत अच्छा पैकेज की घोषणा की है। दोस्तों इसके अलावा हमने पढ़ा कि नेपाल के अंदर जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। उसका कारण है नेपाल सरकार ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में उन पर बैन लगा दिया था और उसके विरोध में दोस्तों युवा है वो सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा इनको लेकर के और उनकी पूरी दोस्तों सरकार है उनको घेर लिया था। उनके जो बंगले वगैरह हैं वहाँ पर आग लगा दी थी और केपी शर्मा ने इस्तीफ़ा दे दिया, उन बैन को हटा भी दिया, लेकिन फिर भी लगभग 3-4 दिनों से ये जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है दोस्तों। काफ़ी 25 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और काफ़ी संख्या में लोग घायल हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका एक नया विधेयक लेकर आया है, होल्डिंग इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी हायर एक्ट। दोस्तों ये एक्ट है, सॉरी, ये एक्ट है दोस्तों। अमेरिका के अंदर अगर बाहर का कोई यानी अदर कंट्री से कोई यहाँ पर आता है तो उसमें लिए उसके लिए 25% टैरिफ के साथ वहाँ पर बिज़नेस करने के लिए मिलेगा। यानी अमेरिका के अंदर जो अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो कोई नया, तो उसके लिए आपको 25% टैरिफ देना पड़ेगा। दोस्तों ये भारत के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि भारत आईटी क्षेत्र में अमेरिका के अंदर बहुत सारा निवेश करता है, तो भारत को लगभग 100 अरब के लिए दोस्तों 100 अरब का भारत का व्यापार है वो प्रभावित होगा। इसके अलावा हमने पढ़ा दोस्तों कि विश्व चैंपियन गुकेश को हराने वाला सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं अभिमन्यु मिश्रा। दोस्तों अभिमन्यु मिश्रा है, ये अमेरिका के नागरिक हैं और भारतीय मूल के हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा दोस्तों कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 9 सितंबर 2025 को सेबास्टियन लेकोर्नु को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इसके अलावा हमने पढ़ा दोस्तों कि भारतीय खेल प्राधिकरण का राष्ट्रीय खेल विज्ञान अनुसंधान केंद्र ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी दिल्ली के साथ दोस्तों समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, दोनों के बीच समझौता हुआ है। हमने ये भी पढ़ा कि भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जापद में भाग लेने के लिए रूस चली गई है। दोस्तों ये 16 सितंबर तक रूस के अंदर इस जापद में भाग लेगी। बात करते हैं और हमने क्या पढ़ा। और हमने पढ़ा दोस्तों कि कोल इंडिया लिमिटेड यानी सीआईएल और नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौते का उद्देश्य दोस्तों भारत के आदिवासी युवाओं के समग्र विकास को बढ़ावा देना, इसके साथ-साथ एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य और करियर मार्गदर्शन में लक्षित सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों इसके अलावा हमने पढ़ा कि डॉक्टर गीता वाणी रायसम को 9 सितंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन-सा अभियान शुरू किया है? दोस्तों महिला विश्व कप की महिला विश्व कप के लिए अभी आयोजन होना है। इसके लिए दोस्तों उन्होंने आईसीसी ने विल टू विन नामक का एक अभियान है, इसको लॉन्च किया है। ये अभियान दोस्तों महिलाओं के संघर्ष को दिखाता है, यानी उनके अंदर जो विल पावर है जीतने की, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करता है। तो आज आइए हम भी विचार विस्तार से चर्चा करते हैं कि ये अभियान क्या है। दोस्तों आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए विल टू विन यानी जीतने की इच्छा शक्ति, ये अभियान शुरू किया दोस्तों। ये महिलाएँ जितनी भी भाग ले रही है, उन सभी टीमों की महिलाओं को ये डेडिकेट है ये अभियान। ये उन महिलाओं की कहानी बयान करेगा दोस्तों कि उन महिलाओं ने किस तरीके से संघर्ष करके और अपने अंदर जीतने का एक जज़्बा पैदा किया है, एक जीतने का जुनून पैदा किया है। दोस्तों ये टूर्नामेंट है, इसका ये आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 है। ये 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक भारत और श्रीलंका के अंदर खेला जाएगा और ये इसका 13वां संस्करण है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये बात भी ध्यान रखनी है दोस्तों कि आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, वो हैं अमित शाह के पुत्र जय शाह, याद रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल के को-फाउंडर लैरी एलिसन हाल ही में किस उपलब्धि पर पहुंचे? दोस्तों वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने, ये एक उनकी उपलब्धि है। लेकिन आपको ध्यान होगा, आपको पता होगा कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है वो एलन मस्क है। लेकिन कल क्या हुआ दोस्तों, कल नहीं परसों की बात है। परसों क्या हुआ दोस्तों कि ओरेकल
जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, दुनिया की टॉप 4 सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर आती है ओरेकल। दोस्तों इसके को-फाउंडर है लैरी एलिसन। ये दोस्तों क्या हुआ कि कुछ घंटे के लिए इनके जो शेयर हैं उनमें अचानक से 40% की वृद्धि हो जाती है और ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हैं। लेकिन शाम होते-होते सारा मामला ठंडा पड़ जाता है और इनके शेयर है वो वापस से घट जाते हैं और वापस से एलन मस्क है वो वापस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हैं। लेकिन आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि हो सकता है पूछ लिया जाए कि कुछ समय के लिए ही सही, कुछ घंटों के लिए ही सही, लेकिन को-फाउंडर एरी एलिसन जो कि ओरेकल के को-फाउंडर हैं, ये दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने थे। इनकी संपत्ति एक बार 393 अरब डॉलर हो गई थी क्योंकि इनके शेयर में अचानक से वृद्धि हो गई थी। याद रहेगा? बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 10 सितंबर 2025 को नासिक में किसका उद्घाटन किया? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रीजनल टेस्टिंग लैबोरेटरी आरटीएल का उद्घाटन किया। डिटेल से बात करें दोस्तों को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 10 सितंबर 2025 को नासिक में सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीपीआरआई की रीजनल टेस्टिंग लैबोरेटरी का उद्घाटन किया। दोस्तों ये रीजनल टेस्टिंग लैबोरेटरी है, ये सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीपीआरआई पावर मंत्रालय के अधीन आती है। ये दोस्तों नासिक महाराष्ट्र के अंदर है। इस लैबोरेटरी को स्थापित करने का उद्देश्य दोस्तों ट्रांसफार्मर, स्मार्ट मीटर, ऊर्जा मीटर, ट्रांसफार्मर, ऑयल आदि के परीक्षण का ये परीक्षण करेगी दोस्तों। यहाँ पर इस लैबोरेटरी के अंदर इनका टेस्ट किया जा सकेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सेना ने उच्च स्तरीय ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस स्वदेशी मैसेज सेवा को उपयोग में लिया? दोस्तों जैसे हम व्हाट्सएप के अंदर मैसेज करते हैं, फेसबुक के अंदर मैसेज करते हैं, मैसेंजर के अंदर मैसेज करते हैं, उसी तरीके से दोस्तों भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तो खुद का एक स्वदेशी मैसेज सेवा थी दोस्तों, उसको उपयोग में लिया था ताकि दुनिया को यानी बाहरी जो कंपनियां हैं उन्हें जरा भी भनक नहीं लगे कि भारतीय सेना है वो किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को चला रही है। तो उसके लिए भारत ने एक डेवलप किया था एक नया ऐप या एक नई सेवा जिसका नाम है संभव। इस संभव का फुल फॉर्म है दोस्तों सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। याद रहेगा आपको संभव। ये दोस्तों एक सुरक्षित 5G आधारित संचार प्लेटफ़ॉर्म है जो बिल्कुल आत्मनिर्भर है, भारतीय है, स्वदेशी है दोस्तों। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच तीसरी त्रिपक्षीय परामर्श बैठक कहाँ आयोजित हुई? दोस्तों ये बैठक तेहरान में आयोजित हुई। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से बात करते हैं दोस्तों, तो भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच तीसरी त्रिपक्षीय परामर्श बैठक 8 सितंबर 2025 को तेहरान में आयोजित हुई दोस्तों। इसका उद्देश्य तीनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के साथ-साथ तीनों देशों के पारस्परिक हितों की सुरक्षा करना, इन क्षेत्रों में समृद्धि और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए तय किए गए लक्ष्यों को पूरा करने पर जोर दिया गया दोस्तों इस बैठक के अंदर। इससे पहले पहली जो त्रिपक्षीय बैठक हुई थी दोस्तों वो अप्रैल 2023 के अंदर आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में आयोजित हुई थी और दूसरी बैठक है दोस्तों वो भारत, ईरान और आर्मेनिया की त्रिपक्षीय बैठक दिसंबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। तीसरी बैठक है वो तेहरान के अंदर आयोजित की गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी पहली, दूसरी और तीसरी तीनों बैठकों के बारे में आपको आयोजन स्थल का पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि बैठक कब हुई है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्री श्रीनिवासन इंजेटी को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? दोस्तों श्रीनिवासन इंजेटी है, इन्हें राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई के गवर्नर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये इसकी इनकी नियुक्ति है वो सेबी ने की है, यानी सेबी ने इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, नासा ने नासा के मंगल रोवर को मंगल ग्रह पर क्या प्राप्त हुआ है? दोस्तों नासा का एक रोवर है जिसका नाम भी हम आपको बताएंगे। ये दोस्तों रोवर है, ये वहां गया, मंगल ग्रह पर गया और मंगल ग्रह पर इन्हें प्राचीन जीवन के संकेत मिले। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मिले कि कुछ अरब वर्ष पहले है मंगल ग्रह पर भी जीवन था जैसे पृथ्वी पर है। तो दोस्तों उस रोवर का नाम आपको याद रखना है, परसिवियंस रोवर। याद रहेगा परसिवियंस रोवर है। इन्होंने मंगल ग्रह पर एक महत्वपूर्ण खोज की। दोस्तों मंगल ग्रह पर एक सूखी हुई नदी मिली जिसका नाम है नेरेटिवा वैलिस। वहां की चट्टानों में ऐसे खनिज और कार्बनिक तत्व मिले, ऑर्गेनिक जो एलिमेंट मिले हैं दोस्तों, जो बताते हैं कि वहां पर भी कुछ अरब वर्ष पहले है सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोबायल लाइफ के अवशेष मिले हैं। वहां हो सकता है वहां पर भी जो सूक्ष्म जीव या जो लाइफ है वो विद्यमान थी। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ने किस देश में पहली विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया है? दोस्तों ये शुभारंभ यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के अंदर किया गया। डिटेल से बात करते हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान ने संयुक्त अरब अमीरात में पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया है। दोस्तों ये शुभारंभ है ये अटल इनोवेशन मिशन के तहत किया गया है। कि दोस्तों आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी परिसर के अंदर संयुक्त अरब अमीरात के अंदर
ये दोस्तों ये सेंटर का जो है उद्घाटन किया गया। इसमें दोस्तों एक सहयोगी अथॉरिटी है यानी अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज यानी एडीई की है, ये भी अपना सहयोग दे रही है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कौन-सा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है? दोस्तों जनजातीय क्षेत्र में काफ़ी कार्य हो रहे हैं। अभी आपने पीछे पढ़ा होगा कि एक आदिवाणी नामक ऐप आया था दोस्तों। आदिवाणी नामक ऐप था, वो जो जनजातीय भाषाएँ हैं उनको संरक्षित करने के लिए आया था। और अब जो प्लेटफ़ॉर्म आया है जिन उनका नाम है आदि संस्कृति या डिजिटल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आदि संस्कृति ऐप है दोस्तों, ये कार्य मंत्रालय के द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। डिटेल से बात करते हैं कि इसका लॉन्चिंग कब हुई दोस्तों? इसकी लॉन्चिंग है ये 10 सितंबर 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर हुई और इसकी घोषणा करने वाले थे वो थे श्री दुर्गादास उइके, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री है। दोस्तों इसका लॉन्चिंग करने वाला संस्थान है वो जनजातीय कार्य मंत्रालय है, ये इसको लॉन्च कर रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भागलपुर, दुमका, रामपुरा रेलवे लाइन को मंजूरी दी है। दोस्तों ये कौन-सी लाइन दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्या थी, सिंगल लाइन थी इनके बीच में, लेकिन अब क्या कर दी गई, डबल लाइन कर दी गई है। यानी पहले सिंगल थी, रेलवे लाइन है दोस्तों ये, पहले सिंगल थी और अब डबल कर दी गई है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, डबल लाइन कर दी गई है। डिटेल से बात करें दोस्तों तो प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 सितंबर 2025 को भागलपुर, दुमका, रामपुरहट रेलवे लाइन जो कि 177 किलोमीटर लंबी है, उसको डबल लाइन करने की मंजूरी दी है। दोस्तों ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका बजट काफ़ी ज़्यादा है, 3169 करोड़ रुपए इसमें बजट रहे। दोस्तों ये रेलवे लाइन है बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर के गुजरती है। आज का अंतिम अपना महत्वपूर्ण पॉइंट है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। ये पॉइंट है कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री है जोनास गहर स्टोर, जो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। यानी पहले भी कौन है प्रधानमंत्री, नॉर्वे के जोनास गहर स्टोर है और दूसरी बार भी यही बने हैं जोनास साहब, ये दोबारा बन गए हैं नॉर्वे के पीएम। तो आज का करंट अफेयर का कैप्सूल आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपका एक छोटा-सा सब्सक्रिप्शन है, एक छोटा-सा बटन है, ये हमारे लिए ढेर सारे मोटिवेशन का कार्य करता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।